So, good evening. Is it audible? Good evening. सरजू साउंड आ रहा है? चलिए ठीक है, तो वेलकम बैक। पुनः आपका जो है इस क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ रहे थे? अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें यह बताया जाता है कोई भी कंज्यूमर उत्पादक उपभोक्ता किस क्षेत्र का चयन करे, कैसे अपना इनकम जनरेट करे, कैसे बचत को प्रोत्साहन दे, कैसे डेवलपमेंट करे, कैसे उसका आर्थिक विकास हो, कैसे उसकी आर्थिक समृद्धि हो। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का मुख्य माध्यम बनता है क्या है? समृद्धि और विकास का मुख्य माध्यम क्या है? एक तरफ से जाओगे तो बचत। क्या है? विकास का मूल आधार क्या कहलाता है? बचत। क्या कहलाता है? याद रखना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन समाज में, बाजार में तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वो घर में कोई भी बचत न करता। इसीलिए महिलाओं को कहा जाता है, महिलाएं घर में कहती कितना बचाते हो आप? बहुत कमाते हो ना, लेकिन बचाते कितने हो? यही शब्द अंडरलाइन होता है। तो डेवलपमेंट का मेन बेस क्या है? सेविंग। क्या है? या आप लोग के लिए भी याद रखना, जब तक बचत नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। योजनाएं बनेंगी क्या? नहीं। उत्पादन होगा क्या? नहीं। होगा क्या? ओवरऑल विकास के मूल में क्या है? बचत। क्या है? तो टर्म्स की चर्चा हम कुछ कर रहे थे, आगे ले जाता हूं इसको। ठीक है, चलिए। मुद्रा का हम ये देखे थे, इन्फ्लेशन देखे थे ना, मुद्रास्फीति देखे थे ना, याद आया? लास्ट टाइम क्या देखे थे? स्टैगफ्लेशन। सीआरआर भी देखे, स्टैगफ्लेशन भी देखे, मंदी और तेजी दोनों देखा। उस मंदी तेजी के बीच रिसेशन भी देखा। एक और देख लो, मुद्रा का संकुचन। मुद्रा संकुचन, मुद्रा का संकुचन, मुद्रा का करेंसी का संकुचित होना। जैसे मुद्रास्फीति बताया था। क्या बताया था? मुद्रास्फीति, स्फीति माने फैलना। फैलना, फैलना का मतलब क्या हुआ था? कम मुद्रा की जगह अधिक मुद्रा का लगना। मतलब क्या देखे थे इसमें? मिनिमम की जगह क्या हो जाना? मैक्सिमम। कम से ज्यादा, मिनिमम से मैक्सिमम। कम से क्या हुआ था? ज्यादा। यह अपोजिट है। दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। मुद्रा संकुचन का शाब्दिक अर्थ है मुद्रा की कीमत, मुद्रा की कीमत का बढ़ना। मतलब उल्टा हो रहा है, अधिक मुद्रा की जगह, अधिक करेंसी की जगह कम मुद्रा का लगना। कम मुद्रा मतलब किसी वस्तु की कीमत मान लो 10 रुपए है। कितने सिक्के? 10। कितने सिक्के? 10। उसके जगह बोले कि 2 रुपए लगेगा, 2 सिक्के। अधिक की जगह कम मुद्रा का लगना। स्थिति बहुत खतरनाक हो रही है। देखो अब हो रही है कि नहीं? तुमको लग रहा है सस्ता हो रहा है तो मजा है, हो रहा है ना? मुद्रा संकुचन का शाब्दिक अर्थ है मुद्रा का संकुचित होना। क्या होना? मुद्रा का श्रिंक होना, संकुचित होना। अर्थात अधिक मुद्रा की जगह कम मुद्रा का लगना, माने अधिक पैसे की जगह कम पैसे का लगना। अब अधिक पैसे की जगह कम पैसे का लगना मतलब सीधा सीधा क्या बता रहे हैं? महंगाई का गिर जाना, इन्फ्लेशन का डाउन होना। समझ में आ रही है कि नहीं? जब अधिक पैसे या अधिक मुद्रा की जगह कम मुद्रा लगता है तो वहां पर वस्तु की मांग भी क्या हो सकती है? घट सकती है। क्या हो सकती है? शुरू में बढ़ेगी। शुरू में क्या होगी? अरे कोई चीज सस्ती होगी, मान लो, जैसे तुमको पता चला, मान लीजिए एप्पल का जो मोबाइल है 1 लाख की जगह 10,000 में मिल रहा है। कितने में? तत्काल जो है ग्राहक 10 लाख पहुंचेंगे पर डे। देखना इनकम। उसके बाद पता चला 10,000 से 1,000 हो गया। क्या हो गया? 9,000 और माइनस हो गया। तो जैसे जैसे उसका रेट डाउन होगा उसकी मांग घट जाएगी, घटेगी। अरे ओला काय लेबे यार, सोचे ओला तो कबू भी ले सकत। ओला काय लेबे, ओला कबू भी
ले सकत हन, लेकिन एप्पल आ जाएगा तो लूंगा जरूर, लेकिन एक दिन जरूर लूंगा। मांग बनी रहेगी, मांग बनी रहेगी। जैसे उस चीज को सस्ता किया जाएगा तो उसकी मांग घट जाती है, प्रारंभ में बढ़ती है फिर घट जाती है। सस्ती चीजें, कौन सी चीजें? जैसे मान लो चांदनी चौक दिल्ली से या अहमदाबाद से कपड़े आते हैं संडे मार्केट। कौन सा मार्केट? एक दिन लगता है तो मांग बढ़ती है, रोज लगा तो दे, आसानी से उपलब्ध कर दो रोज, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो बाजार में अगर सस्ती चीजों की उपलब्धता लगातार अनवरत रूप से कोई करने लगे तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आवक बढ़ जाए तो, प्याज की आवक जब बम्पर होता है तो उसकी मांग बढ़ती है कि घटती है? घटती है, घटती है। अरे भाई कम होगा तो मांग बढ़ेगा ना। और बम्पर पैदावार हो के अधिक से अधिक प्याज आ जाए, मान लो फूल गोभी भरा है, मटर भरा है, लेना पसंद नहीं करते ज्यादा, बोला कबू ले लो अपन। इज दैट क्लियर? और मटर जब आता है शुरू में 100 रुपए किलो, फिर 50, फिर 25, 50, 25 का 2, 50 का 4, ऐसा देते हैं ना। तो मांग क्या? आप 1 ही किलो दो। किलो कितना में दोगे? 1 किलो दो। 50 का 4 नहीं, किलो 10 रुपए में दो। इज दैट क्लियर? तो मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति का अपोजिट कॉन्सेप्ट है। यहां पर मुद्रा की कीमत बढ़ती है और वस्तु की कीमत घटती है, अर्थात सीधा सीधा अति सस्ता होना, अधिक मुद्रा की जगह कम मुद्रा का लगना, जो कि बाजार के लिए अहितकारी मानी जाती है। समझ में? हार्मफुल है ये मार्केट के लिए। किसके लिए? बाजार के लिए क्या है? हार्मफुल है। इसके लिए किसको तुम बढ़ावा दे सकते हो? इसको मेंटेन करने के लिए निर्यात को। किसको? किसको? अगर कोई चीज जो है यहां पर सस्ती है तो जरूरी नहीं कि विदेश में भी सस्ती हो। तो उस चीज का मूल्य बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे? जिस चीज का पैदावार प्रोडक्शन किसी देश में ज्यादा हो रहा है उसको क्या करो? दूसरे देश में निर्यात कर दो। तो वहां का डॉलर या कोई भी विदेशी मुद्रा कहां आएगी? भारत में, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? मजबूत। जरूरी नहीं कि वही जो है कोई भी फसल या क्रॉप या कोई भी वस्तु गुड्स जो है दूसरे देश में उतने ही रेट में मिले। इज दैट क्लियर? क्लियर? जैसे भारत में गेहूं का एक समय निर्यात जो है अमेरिका में होता था, अमेरिका को होता था कि नहीं? यहाँ का कोई भी जो ऐसा फसल जो ज्यादा उत्पादित होता था, आज भी पंजाब का बासमती राइस विदेश जाता है, रत्नागिरी का अल्फांसो आम विदेश जाता है। यहाँ उसकी कीमत कम है लेकिन वहां उसकी कीमत कई गुना ज्यादा है। समझ रहे हो ना? तो उस स्थिति में मुद्रा संकुचन की स्थिति आ जाती है जब अत्यधिक उत्पादन हो। तो उत्पादन को या मांग को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? उसको निर्यात कर देते हैं। क्या करते हैं? क्लियर? क्लियर? और तो और कीमत को बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है? एक डंपिंग की क्रिया करती है। किसकी क्रिया? किसकी क्रिया? डंपिंग समझते हो? डंप करना। वस्तु की मांग को बनाए रखने के लिए सरकार या तो उसको दूसरे देश को निर्यात कर देती है या तो समुद्र में डंप कर देती, गिरा देती है। पता है? भले आदमी भूख मर जाए लेकिन फ्री में नहीं बांटेगी उसको। मांग और पूर्ति के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? सुने हो? नहीं सुने हो? ये बहुत बड़ी राज की बात टाइप लग रहा है कि डंपिंग भी करता सरकार? कर सकता है। अति उत्पादन की स्थिति में सरकार पहले क्या बनाती है? बफर स्टॉक। क्या बनाती है? अरे ओवर प्रोडक्शन हुआ किसी भी वस्तु का तो केंद्र अपने पुल से क्या करता है? राज्यों के पुल से केंद्र सरकार खरीदी करती है, चावल टाइप, धान टाइप, दाल चावल ये करती है ना। और ओवर प्रोडक्शन हुआ किसी महीने में, मानसून बहुत अच्छा हो गया किसी साल वित्तीय वर्ष में, बम्फर पैदावार हुआ है सारे राज्यों में, मान लो जलोढ़ मिट्टी है नॉर्थ इंडिया, वो केंद्र में वो बफर स्टॉक बन गया। क्या बन गया? बांटने के बाद भी मान लो राशन कार्ड है, जितने भी सरकारी मूल्य की दुकान है उसके बाद भी ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ना। अब क्या करेगा? बाजार में चावल ही चावल, दाल ही दाल, शक्कर ही शक्कर, मान लो उसकी कीमत रहेगी क्या? नहीं, कीमत क्या होती जाएगी? घटते जाएगी। कीमत को बनाए रखने के लिए सरकार क्या करेगी पता है? या तो उस कीमत को बनाए रखने के लिए दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेगी, अदर कंट्रीज को, अब्रॉड, या अब्रॉड कंट्री में डिमांड नहीं रहेगी और अति उत्पादन रहेगा तो क्या करेगी? उसको बाजार से बाहर करेगी। बाजार से बाहर करने का दो ही तरीका है, या तो विदेश भेज दो या तो समुद्र में डंप कर दो। अब तुम बोलोगे सर गरीबों को क्यों नहीं बांटेगी? तो गरीबों को बांटेगी तो उसकी मांग घट जाएगी। क्या हो जाएगी? मांग घट जाएगी तो बाजार में जो उत्पादन क्रिया भी प्रभावित होगा। होगा कि नहीं? चाउर वाले बाबा याद आ रहा है? जब व्यक्ति को कोई भी चीज बिना श्रम के अगर मिलना शुरू करे तो क्या श्रम करेगा? क्या नहीं? श्रम नहीं करेगा तो उत्पादन होगा? क्या नहीं? उत्पादन नहीं होगा तो आयात निर्यात होगा? क्या नहीं? निर्यात नहीं होगा
तो मान लो समझ में आ रही कि विदेशी मुद्रा आएगा क्या? नहीं, विदेशी मुद्रा नहीं आएगा तो आर्थिक समृद्धि होगी क्या? नहीं, आर्थिक समृद्धि नहीं होगी तो क्या आर्थिक विकास होगा? नहीं। कहां से जुड़ा देखो। क्लियर? क्लियर? इस चीज को आपको सबको कनेक्ट करके ही समझना समझाना है। क्लियर? किसी एक शब्द में चिपके मत रहना, सारा टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं तुमको कुछ टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं। मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन विकासशील देशों के लिए बहुत खतरनाक होता है। लिख लो, ये जो मुद्रा संकुचन है विकासशील देशों के लिए बहुत खतरनाक होता है। कोई भी देश डेवलपिंग कंट्रीज है मान लो, और उस डेवलपिंग कंट्रीज में वस्तु की कीमत गिर गई, मान लो किसकी कीमत गिर गई? कोई भी गुड्स का कीमत क्या हो गया? लेस हो गया, और मुद्रा करेंसी की कीमत बढ़ गई। मान लीजिए आप आज टमाटर या प्याज, मान लो प्याज 60 रुपीज है और टमाटर जो है 30-40 है, और तुमको बोले कि 30 रुपए में 30 किलो। नहीं सको भैया, थैला नहीं लाया हूं मैं। चल ना बहनी तहू लाए, देखा देखा तोरो थैला बता। कुछ दिन में तुम बाजार जाना ही बंद कर दो, बहुत परेशानी होता है। मेरे ना हाथ पकड़ दिया, लचक गया, 30 किलो लाई। टेंशन में आ जाओगे आप। पहले तो इतना सस्ता क्या बाजार जाएगी, सोचे पड़ोसी ला के दे देगा, पड़ोसी ला के छोड़ेगा, ये ले हमारे यहाँ सड़ रहा है, बदबू आ रहा है इधर। क्लियर? सस्ता कोई भी चीज जब होता है तो उसकी मांग क्या होती है? प्रभावित होती है। क्या होती है? क्रय शक्ति घटती है। क्रय शक्ति, अर्थव्यवस्था की भाषा में बोलूं तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होती है? वस्तु की मांग घटती। लिख लो, वस्तु की मांग पहले बढ़ेगी, फिर ऐसा भी दे सकता है पहले, अरे सस्ता कोई चीज होगा तो पहले बढ़ेगी ना मांग, उसके बाद वो लगातार उपलब्ध रहे बाजार में। व्यवहारिक सोचो ना, थ्योरी मत जाओ। जैसे ही तुमको पता चला, समझना बात को, थार का जो कार है, थार का जो कार है 10 लाख की जगह 1 लाख में मिल रहा है। कितने में? बड़े बड़े किसान, सीमांत कृषक लोग भी क्या करेंगे, 20-30 बोरा धान को बेच के थार का डेजर्ट ले आएंगे धर के। लेकिन पता चलेगा वो 1 लाख से 50,000 होगा, 10,000। अरे छोड़ने यार, वो सस्ता लगा ले वो यार, लेंगे तो मर्सिडीज और आडी लेंगे तो बताओ। क्लियर? मांग पहले क्या हुई? बढ़ी, फिर क्या हो गई? घट गई। लगातार उसकी मांग शुरू में बढ़ती है, फिर घटती। मतलब अगर ग्राफ के रूप में मांग और पूर्ति में जाओगे तो पहले बढ़ी और फिर धीरे घट के क्या हो गई? शून्य। होगा? होगा? तुम अपने ऊपर लेके देखो ना, किसी वस्तु की मांग तब तक बढ़ी रहती है जब तक जो है वो हार्ड करेंसी टाइप हो। कैसा हो? माने उसकी उपलब्धता एक लिमिटेड टाइप हो, लिमिट जो है तुमको उपलब्ध कोई कराए तो उसकी मांग बनी रहती है। इज दैट क्लियर? क्लियर? मुद्रा संकुचन विकासशील देशों के लिए क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में मुद्रा की कीमत क्या होती है? बढ़ती है, वस्तु की कीमत घटती है। मुद्रा स्फीति में क्या होता है? मुद्रा की कीमत घटती है, वस्तु की कीमत बढ़ती है। तो उसमें महंगाई बढ़ती है, इसमें महंगाई नहीं बढ़ती, उसका उल्टा सस्ता होता है। और किसी भी बाजार में किसी वस्तु का सस्ता होना या मुद्रा का, मान लो अगर कोई बोले कि एक समोसा 1 रुपए का आ रहा है, कितने का? इन्फ्लेशन में 10 का एक आ रहा है, और मान लो इसमें संकुचन में एक रुपए का 10 आ रहा है। सोचो अब तो बाजार का क्या होगा? बाजार का क्या होगा? मांग घट जाएगी, मांग घट जाएगी। घटेगी कि नहीं? जब मांग घटती है तो उसका जो है सेलिंग जो है प्रभावित होगा, और जब सेलिंग प्रभावित होगा तो थोड़ा बहुत मंदी भी तो आएगा। क्या आएगा? मुद्रा संकुचन से क्या आ सकता है? मंदी। लोग बाजार में लगा के रखेंगे वो दुकान मस्त, चीजें बहुत सस्ती है, शुरू में वो बिक्री खरीदी होगी, होगी ना, बाद में क्या हो जाएगी? उसकी मांग घट जाएगी, तो उसी को तो मंदी बोलते हैं। सेवाओं की तुलना में जब मांग घट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मंदी। इस स्थिति में और क्या होगा? बेरोजगारी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रिसेशन की स्थिति आएगी, वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पहले बढ़ेगी, फिर मुद्रा संकुचन विकासशील डेवलपिंग देश के लिए क्या होता है? बहुत खतरनाक हो सकता है, अर्थव्यवस्था के रीढ़ को तोड़ सकता है। इज दैट क्लियर? इसलिए कहते हैं कि किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में, समझ में आ रहे, बाजार के अस्तित्व के लिए मिनिमम महंगाई दर, अल्प मुद्रा स्फीति बोला था। क्या बोला था? सेमी, अल्प को तुम सेमी लिख लेना, सेमी इन्फ्लेशन, लेस सेमी इन्फ्लेशन का होना बहुत जरूरी है। मिनिमम महंगाई दर माने टमाटर एटलीस्ट मिनिमम 10 रुपए केजी का होना ही चाहिए, जब तक किसान के हित की बात कर रहे हो। 1 रुपए में 10 तो फिर तो खत्म ही हो गई कहानी। इज दैट क्लियर? क्लियर?
मुद्रा संकुचन से निपटने के लिए क्या करता है कोई भी देश? निर्यात को प्रोत्साहन देता है। किसको? निर्यात होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो देश का सामान बाहर जाएगा तो उसकी कीमत बराबर होगी, होगी कि नहीं? या तो क्या कर सकता है, ओवर प्रोडक्शन की दृष्टि में मांग और पूर्ति के बीच बैलेंस बनाने के लिए क्या करता है? डंपिंग। क्या कहता है? इज दैट क्लियर? क्लियर? चलो, मुद्रा संकुचन थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब अगला लिखो, डंपिंग। अब डंपिंग आया तो लिख लो ना इसको। देखो, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, छड़ जब भी आता है ट्रक में तो डंप करता है। ये डंपिंग शब्द तो क्लियर है ना, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में डंपिंग लिखो। अति उत्पादन की स्थिति में, ओवर प्रोडक्शन के सिचुएशन में, अति उत्पादन की स्थिति में किसी वस्तु के कीमत को बनाए रखने के लिए, किसी वस्तु के कीमत को बनाए रखने के लिए, या अति उत्पादन ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में किसी वस्तु के कीमत को बनाए रखने के लिए, या मांग और पूर्ति के बीच, मांग और पूर्ति के बीच, मांग और पूर्ति के बीच संतुलन, बैलेंस बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए जब किसी देश की सरकार वस्तु के निर्यात को प्रोत्साहित करे, उसके गुड्स के एक्सपोर्ट को क्या करे? प्रोत्साहित करे, माने दूसरे देश को भेज दे। जब किसी देश की सरकार ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में उसके कॉस्ट को बनाए रखने के लिए या मांग और पूर्ति के बीच में बाजार में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करेगी? या तो अब्रॉड या विदेश में क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी, या उसे समुद्र में सड़ा देगी। सड़ाना बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? या तो समुद्र में डाल देती है, या तो समुद्र में डाल देती है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डंपिंग। क्लियर? डंप कब करेगा भाई बताओ? जाम कब करेगा कोई भी चीज को? आदमी मांग ही नहीं है तो क्या करेगा? अब मांग बनाए रखने के लिए बाजार से हटाना बहुत जरूरी है ना। अरे जरूरी है कि नहीं? थोड़ा सा बाजार से हटाओगे तब तो कोई चीज नहीं रहने पर उसका महत्व होता है ना। किसी के मम्मी पापा नहीं है तो याद आती है, किसी का फ्रेंड नहीं है तो याद आती है, रोज दिखो इज्जत नहीं। इसलिए मेरा भी बीच बीच में गायब होना बहुत, हाँ अभी उसी में आ रहा हूं। अब लिखो, उसमें अलग चीज होगा, बफर स्टॉक। मेरा भी दिखना जरूरी नहीं, कहा थे सर गए छुट्टी मारी कार्य का। चिंता मत करो, बिना आपातकाल के मैं छुट्टी नहीं मारूंगा। क्लियर? ठीक है ना। बफर स्टॉक किसी भी देश के सरकार द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए, ये आपात स्थिति वाला है, किसी भी देश के सरकार के द्वारा आपात स्थिति से निपटने या बचने के लिए किसी भी वस्तु का, किसी भी माने आवश्यक वस्तुओं का, मतलब ग्रेन्स, खाद्यान्न, ये नहीं है कि अब वो चाय बिस्किट और लॉलीपॉप का स्टॉक करेगी। जो मेन ग्रेन्स है खाद्यान्न, दाल चावल गेहूं, जिसमें पेट भरता है मेन। आपात स्थिति, इमरजेंसी से निपटने के लिए, टू फेस द इमरजेंसी, क्लियर, टू चेस द इमरजेंसी व्हेनेवर द गवर्नमेंट, क्लियर, डू स्टॉक अप मेजर क्रॉप्स, क्लियर। जब किसी देश की सरकार आपातकालीन स्थिति से बचने या निपटने के लिए आवश्यक वस्तु, जिसको खाद्यान्न लिखो, क्या लिखोगे? खाद्यान्न का क्या करती है? संग्रहण करती है, स्टॉक करती है केंद्र में। इसलिए उस स्टॉक को क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। अब इसका उदाहरण दे रहा हूं, समझ में आया? आवश्यक वस्तु का संग्रहण करना, बेसिक चीज का। उदाहरण में लिख लो वहां पर, दाल चावल गेहूं,
इसलिए देखना जब एकदम इमरजेंसी लागू होता है कहीं सूखा पड़ता है, सुनो, कहीं पर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, सुने हो, ड्यूरिंग द फ्लड, ड्यूरिंग द ड्रॉट, संबंधित राज्य में क्या करते हैं, केंद्र के पुल से, लाइन से ट्रक में क्या जाता है, चावल दाल गेहूं। गौर किए हो, सुने हो पेपर में। राम लखन का म्यूजिक चल रहा है, देख रहे हो, आएगा तुम्हारे भी समय, आनंद लो। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, ठीक है ना। कठिन लग रहा है क्या, कठिन है, इसमें कोई ऐसा शब्द तो बता ही नहीं रहा हूं। देश में कभी कभी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आया, ज्वालामुखी आया, सुनामी आया, कुछ भी आया, यही तो है आपातकाल। कोई भी तहसील सूखा घोषित हो जाता है कभी कभी, तो कभी पहले राज्य सरकार प्रयास करती है, वहां से नहीं हो तो केंद्र से भेजती है, होती है। अरे मार्कफेड और नाफेड होता है ना, यहां पर जितने भी राइस मिलर्स एसोसिएशन सब लोग हैं, सरकार अपना भी बफर स्टॉक बनाती है। जितने भी उचित मूल्य की दुकान है वहां से कहां से आता है सामान, सरकार के स्टॉक से आता है, और केंद्र अपना हिस्सा भी भेजता है ना। तो इसी प्रकार इमरजेंसी से निपटने के लिए सरकार क्या करती, चावल दाल गेहूं इत्यादि का आवश्यक वस्तुओं का क्या करती, बफर स्टॉक अधिक मात्रा में स्टॉक करती। बड़े बड़े देखना गोदाम होते हैं सरकार के भी, ठीक है, वहां स्टॉक करके रहती है। और कभी कभी तुम देखे होगे कि धान को खुले में छोड़ देते हैं, किसमें छोड़ते हैं भाई, मान लो मिलिंग हो रहा है धान का, या सरकार धान खरीद रही है, क्या खरीद रही है, अब उसके जो है प्रबंधन की समुचित व्यवस्था नहीं है, खुले में छोड़ दी, धान सड़ गया। भले ही धान सड़ सकता है लेकिन किसान को वापस नहीं होगा, भले ही धान सड़ सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन किसी को मुफ्त में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उचित मूल्य की दुकान में, नहीं तो क्या करेगा, अरे सड़ रहा है, फिर से किसान घर वापस भेजो, गरीबों में बांट दो, उससे क्या होगा, क्या होगा, मांग घटेगी कि बढ़ेगी, घट जाएगी। लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, बाजार में जब काम नहीं करेंगे, समझना बात को, जब काम नहीं करेंगे तो उत्पादन होगा क्या, प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आयात निर्यात होगा क्या, नहीं, तो विदेशी मुद्रा भारत आएगा क्या, नहीं, तो आर्थिक समृद्धि होगी क्या, नहीं, तो आर्थिक विकास होगा क्या, नहीं। अब समृद्धि विकास अलग अलग है, समृद्धि का मतलब जीडीपी बढ़ेगा क्या, जीएनपी बढ़ेगा क्या, पर्सनल इनकम बनेगा क्या, नहीं, गरीबी दूर होगी क्या, नहीं, हेल्थ स्तर दूर होगा क्या, नहीं, वही आर्थिक विकास, सब एक दूसरे से जुड़ा है नीचे से। इज दैट क्लियर, इसी पॉइंट में रहना। बफर स्टॉक क्लियर हुआ। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जब किसी देश की सरकार आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण सेंट्रल में करती है उसे क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक। और बफर का भी बफर स्टॉक हो जाए, मान लो वही ओवर प्रोडक्शन, क्या हो जाए, इसके बाद भी बच जाए, जगह न हो सरकार के पास, वस्तु की मांग एकदम घटी हुई है बाजार में, सब तरफ आलू और प्याज, मान लो जिधर देखोगे धान आलू प्याज, कोई आदमी जो है माने रास्ते में फेंक रहा है, जब रास्ते में फेंक रहा है तो बाजार में कोई चीज उपलब्ध होगा क्या, घर में मिल जाएगा अगल बगल तो होगा क्या, नहीं, तो मांग घट जाएगी ना, मांग घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो मुद्रा संकुचन बहुत खतरनाक होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बफर स्टॉक और क्या देखा हमने, डंपिंग, क्या देखा, अब अगला लिखो, ब्लैक मनी, काला धन, इसको भी जानना है, काला धन ऐसा धन है, ऐसा धन मनी, ब्लैक मनी किसे कहते हैं, काला धन ऐसे धन को कहते हैं जिसका हिसाब किताब अधिकारियों द्वारा सरकार से छुपा कर रखा जाता है। सरकार मतलब यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्लियर, ऐसा धन जिसका हिसाब किताब सरकार से या संबंधित विभाग से छुपा कर रखा जाए। मतलब धारा 80C फॉर्म 16 क्लियर हो रहा है, तुम उसको फिल मत करो, सरकार को टैक्स न पटाओ,
दूसरे शब्दों में समझो इसको, ऐसा धन, ऐसे धन को काला धन, ब्लैक मनी कहते हैं, जिसका हिसाब किताब सरकार से छुपा कर रखा जाए और टैक्स ना पटाया जाए। लिख लो, और टैक्स ना पटाया जाए, बचा लिया जाए, और टैक्स ना पटाया जाए। ऐसे मनी को ब्लैक मनी कहते हैं, ऐसे धन को क्या कहते हैं? काला धन। काले धन के प्रसार को रोकने के लिए, लिखो नीचे में विशेष, काले धन के प्रसार को रोकने के लिए, समझ में? टू स्टॉप द एक्सटेंशन ऑफ ब्लैक मनी, काले धन के प्रसार को रोकने के लिए सरकार मुद्रा का विमुद्रीकरण करती है। डीमोनेटाइजेशन सबसे सशक्त तरीका है। क्या करती है? इसी के समय मुद्रा का विमुद्रीकरण क्यों किया सरकार ने? ताकि ब्लैक मनी जो है वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए? या तो भाई समय में आप उसको चेंज कर लो, और चेंज तब करोगे जब उसका हिसाब किताब दे पाओगे। आजकल तो बहुत बड़े बड़े हिसाब किताब लगाते हैं। मान लो 100 करोड़ तुम्हारे पास जाम है, उसका हिसाब तुमने नहीं दिया है, तो 100 करोड़ के लिए तुम 1000 आदमी की टीम तैयार करोगे। कितना आदमी? एक एक आदमी को कितना लाख रुपए दोगे अकाउंट खुलवा के? भाई तुम 10,000 जमा करेगा तो 1,000 तेरा, 1 लाख जमा करेगा 10,000 तेरा। बात को समझ रहे हो? हर आदमी जाएगा, मालिक मैं वो धान बेच के रखे रहे हूँ, ये मोर कका के, मोर भतीजा के, मोर भाची के। समझ गए? सबका तरीका है। रिश्तेदारी बस में नहीं आना चाहिए ज्यादा, नहीं तो सीधा सपड़ाते हैं लोग। ठीक? काले धन के प्रसार को रोकने के लिए ही क्या किया जाता है? मुद्रा का विमुद्रीकरण, माने पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा जारी कर देता है सरकार। सबसे जबरदस्त उपाय। तत्काल एक्शन में इसको किया जा सकता है, लेकिन हर बार डिमोनेटाइज करना संभव नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? क्लियर? लेकिन एक तरीका हो सकता है इसका, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट हो ज्यादा एक्टिव हो सकता है, लोगों पर निगरानी रख सकता है। सेबी इसमें काम करती है। सेबी सुने हो? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से बहुत होता है। हवाला पर नजर रखा जाता है। किस पर? हवाला सुने हो? हवाला कांड नहीं सुने हो? इसी को तो सबको सुनाना है तुमको, हवाला दे देके। मैं चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद 99% आपके आसपास कोई ऐसा शब्द ना आ जाए अचानक जिसको कभी सुने ना हो, तब जाके इकोनॉमिक्स जस्टिफाई करोगे 50-60% पहले राउंड में। सेकेंड राउंड पढ़ोगे तो 70% करोगे, थर्ड राउंड पढ़ोगे तो 80-90 करोगे, और बहुत जुनून पैदा हो गया और शास्त्री टाइप सोचने लगे तो पहले राउंड में 80%। क्लियर? क्लियर? थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना व्यवहारिक रूप से। और शास्त्र मजा आ रहा है? आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा होगा अलग से मिलना, तो फिर तुमको इंटरेस्ट पैदा करूंगा, ऐसा थोड़ा सा झाड़ फूक करना पड़ेगा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाम गतो अपि वा यह स्मरेट पुंडरीकाक्षम स भयंतराम सूचि। ऐसा करके पहले पवित्रता का मंत्र बोलूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पंडित आदमी, नशा पानी करता नहीं हूं। क्लियर? क्लियर? तो उसका लग सकता है। चले आगे। अभी हमने देखा ब्लैक मनी। क्या देखा? ब्लैक मनी। आगे आओ। ब्लैक काले धन के प्रसार को रोकने के लिए एक कमेटी बनी, लिखो एमबी शाह कमेटी। कौन सी कमेटी? 26 मई 2014, 26 मई 2014 को मोदी सरकार ने जब पहली बार शपथ लिया, 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने पहली बार ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया, तो ठीक इसके बाद 2015 में कौन सी कमेटी बना था पता है? एमबी शाह। विदेशों में जमा काला धन को वापस लाने के लिए। स्विस बैंक सुना है आपने? सुना है? स्विस बैंक। किसी के पास अकाउंट होगा तो देख लेना। ग्रामीण बैंक में तो अकाउंट नहीं सर, तुम स्विस बैंक की बात कर। भगवान कसम 6 साल पहले खुलवा रहे हैं, 2 रुपया हो ही मात्र। स्थिति खराब है ना, छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया। क्लियर? विदेशों में जमा काला धन को वापस लाने के लिए मोदी जी ने कौन सी कमेटी गठित की थी? एमबी शाह। एमबी शाह। सफल नहीं हुए हैं पूरे, लेकिन गठित हुई थी काला धन को रोकने के लिए। ब्लैक मार्केटिंग। क्या? अभी ब्लैक मार्केटिंग नहीं बता रहा हूं, काला धन बताया हूं। चलो अब लिखो काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग।
लिखो, बाजार में किसी वस्तु की, तुम इसको थोड़ा फिल भी करना ना, डाउट होगा तो पूछना। बाजार में किसी वस्तु की कृत्रिम कमी पैदा करके, कैसी कमी? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, बनावटी, समझ में आ रही? छद्म, छद्म समझते हो? ठीक है, आभासी, इमेजरी। बाजार में किसी वस्तु की कृत्रिम कमी पैदा करके, जब मतलब एक्चुअल में वस्तु उपलब्ध हो, लेकिन उसको साहूकार और बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं? स्टॉक कर लेते हैं अपने गोदामों में। प्याज की कीमत अभी 60 रुपए, यकीन मानिए प्याज जब 10-20 रुपए मिल रहा होगा ना, तो उन लोग 700-800 बोरी मिलता है 30 किलो व्यापार विहार में, तो उस समय उन लोग 500 बोरी, कितना बोरी? 500, 1000 स्टॉक कर लेते हैं। देखते हैं जैसे ही 60 रुपए आया, और देख होल्ड करते हैं शेयर बाजार टाइप, अभी 80 जाएगा, धीरे धीरे खोलते हैं, 10 का 80, कितना रुपए का डिफरेंस आया? 70। ऐसा तुम सोचने लगोगे तो कल से कोचिंग आना बंद कर दोगे, नहीं बताना है ज्यादा इकोनॉमिक्स भैया। दादरे 1 किलो के पीछे 70, तो 15,000 किलो के पीछे हो गए भाई, साल भर के खर्चा निकल गए। अर्थशास्त्री टाइप सोचिए आप लोग, क्लियर? इसलिए कुछ वर्ग जो है कभी भी जॉब करना पसंद नहीं करते, विशेष अग्रवाल सिंधी, देखे हो आप। लेकिन जो इसके मर्म को समझ लेता है कि आज जो है 10 लाख कमाए हैं, कल 1 रुपए नहीं कमा सकते, चुपचाप नौकरी करबो और कुटुर कुटुर खाबो भाई, नहीं करना है ज्यादा, टेंशन नहीं लेना है। माँ बाप यही समझाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आजा बेटी, क्लियर? बाजार में किसी वस्तु की कृत्रिम कमी पैदा करके, जब, क्लियर, कृत्रिम कमी पैदा कर दी, जब व्यापारी वर्ग या साहूकार वर्ग द्वारा, जब बिजनेसमैन के द्वारा या व्यापारी वर्ग के द्वारा किसी वस्तु को वास्तविक कीमत से कई गुना बढ़ाकर बेचना, एक्चुअल प्राइस से उसको जो है मैक्सिमम प्राइस, मान लीजिए प्याज अचानक 3 महीना पहले 20 था और 3 महीना बाद पता चल रहा है 60, 70, 80 हो गया, तो तुम मेरे को ये बताओ अचानक कैसे जो है, ना सूखा पड़ा है ना बाढ़ है किसी राज्य में, है ना, ओवर प्रोडक्शन हुआ था 3 महीने पहले, अचानक कैसे रुक जाएगा? तो व्यापारी वर्ग के द्वारा किया गया छल रहता है, वो लोग क्या करते हैं? बफर स्टॉक अपने गोदाम में बनाते हैं, क्लियर? ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? ब्लैक मार्केटिंग। इसीलिए पेपर में पढ़ना, कालाबाजारी बढ़ रही है बोलते हैं। क्या बढ़ रही है? कालाबाजारी का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु की आभासी कमी पैदा करके बाजार में, मतलब नहीं है टाइप, जबकि एक्चुअल में भरा रहता है गोदामों में, किसके द्वारा? व्यापारी वर्ग के द्वारा, और उस वस्तु को एक्चुअल प्राइस से मैक्सिमम प्राइस में क्या करते हैं लोग? बेचते हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग कर करके ही कोई भी व्यापारी क्या कर रहा है आज के डेट में? फल फूल रहा है, हालांकि उसका परिणाम उसको मिलता है आगे, 2 गिफ्ट मिलते हैं, शुगर और बीपी, फिर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक, फिर बाईपास रोड व्यापार विहार, सब चीज तय है, जैसा करोगे वैसा भरो, कोई ऊपर लेके नहीं जाएगा। एम आई राइट? गरीबों का कोई अगर गरीबों के साथ अधिकार के साथ छल करेगा तो भी तो लगता है, क्लियर? ये वैल्यूज की बात कर रहा हूं, हालांकि उन लोग वैल्यूज को कोई समझने वाले नहीं, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? चलिए, तो ये काला बाजारी के लिए ब्लैक मनी क्लियर हो गया, ब्लैक मार्केटिंग क्लियर हो गया, हुआ ना? समझ में आ रही है कि नहीं? तुमको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्यों ले जा रहा हूं? ताकि कुछ कुछ चीजों को समझो तो पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो। अब इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप इस सब शब्द को सुने नहीं हो, कुछ कुछ शब्द हो सकते हैं। चलिए अगला लिखिए, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, एक ऐसा बाजार, द मार्केट, द प्लेस, ऐसा बाजार जहां शेयर की खरीद बिक्री होती है, लेन देन। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां शेयर की, शेयर समझते हो ना, स्टॉक, शेयर की खरीद बिक्री होती है, उसे शेयर बाजार कहते हैं, शेयर बाजार। स्टॉक मार्केट इज द प्लेस वेयर द शेयर एक्सचेंज, क्लियर?
शेयर की खरीद बिक्री होती है उसको शेयर बाजार कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो, शेयर बाजार के नाम लिखो। दलाल स्ट्रीट मुंबई, सुने हो नाम, मस्त शब्द है। कभी गलती से रिश्तेदारी के समय ख्याल रखना, लड़का क्या करता है तो स्टॉक मार्केट का कंट्रोलर है करके दे दिया, मस्त कंट्रोलिंग मैनेजर है मुंबई का। मुंबई में जॉब में क्या करता है, स्टॉक मार्केट सेबी में ना कोऑर्डिनेटर है, किसका, स्टॉक मार्केट का। दलाल को क्या नाम दे रहे हैं, कोऑर्डिनेटर, दादर है, कोऑर्डिनेटर है। और अंदर समझाओ क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। जैसे एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो मेरे पिताजी टिम्बर मर्चेंट है, बोला कहाँ, रेलवे में टिम्बर मर्चेंट। तो बाद में पता चला रेलवे में दातुन बेचता है वो। क्या बेचता है, दातुन, दो का एक। हाँ, टिम्बर मर्चेंट है करके उसके बेटे के साथ शादी कर दी गई। लड़का क्या करते हैं, IITian है, पता चला ITI है। IITian है करके उसको आरडी और मर्सिडीज दे दिया यार, क्योंकि उसका तो पैकेज 2 करोड़ का होता है। और IITian है मान लो तो 20,000 30,000 पेमेंट रहता है। बात को समझ गए। तो कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। बिल्कुल डिटेल लेके, उसका आईडी पासवर्ड लेके, कर्मचारी कोड लेके सर्च करना बराबर जो है। किसी भी राज्य की सरकार, अधिक जानकारी के लिए राघवेंद्र अधिकारी आपके सामने है, वो पूरा आईडी पासवर्ड जारी करते हैं। तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, किसी कर्मचारी को ऐसे डिटेल छानबीन करें। ठीक है, क्लियर। ट्रेजरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ आदमी, क्लियर। अरे समझ रहे हो कि नहीं, नहीं तो क्या है, आजकल मामू बनाने में टाइम लगता लोगों को। बढ़िया एकलौती बेटी है, ठीक है, देखते हैं इसको, तो बिल्कुल टारगेट करना है इसको। आरडी तो लेना अच्छी से, IITian है, मॉडल ITI कोनी में, धोखा नहीं खाना है। चले आगे। शेयर बाजार वह बाजार है जहां शेयर की खरीद बिक्री होती है। क्लियर, क्लियर। मुंबई के शेयर बाजार का नाम क्या है, दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट, समझ रहे हो, क्लियर। अगला लिखो, दिल्ली के शेयर बाजार का नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, दिल्ली में NSE। बॉम्बे के शेयर बाजार का नाम BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सुने हो। एक तो दलाल स्ट्रीट वो गली है उसका, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, बॉम्बे के BSE, लिखो BSE, सुने हो, सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दिल्ली में NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। न्यूयॉर्क का लिखो डाउ जोन्स, सुने हो नाम, फेमस है, पूछता है न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट का नाम क्या है, डी जोन्स या डाउ जोन्स, नहीं सुना है, डाउ जोन्स बोलो। कोरिया के शेयर मार्केट का शेयर का नाम है कोस्पी, कोस्पी। कोस्पी कोरिया। डाउ जोन्स न्यूयॉर्क, डी जोन्स या डाउ जोन्स, सुने हो, सुने हो। शेयर बाजार, कौन सा बाजार, डबल मौका मिलेगा, पहले पढ़ते रहना, क्लियर। अगला लिखो, ब्रोकर, ब्रोकर, शेयर बाजार में नामांकित वह व्यक्ति, शेयर बाजार में रजिस्टर्ड, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड वह व्यक्ति जो शेयर की खरीद बिक्री में, लेन देन में, जो शेयर की खरीद बिक्री या लेन देन में मीडिएटर का काम करता है, वही दलाल। ब्रोकर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोष्टक में क्या लिखोगे, शेयर का दलाल, मस्त समझ में आएगा छत्तीसगढ़ी में। अच्छा, जमीन कैसे हुआ। शेयर बाजार में रजिस्टर्ड कोई भी व्यक्ति जब शेयर की खरीद बिक्री में मीडिएटर की भूमिका, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, उसको ब्रोकर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोकर। वो क्या कहता है, तुम इस कंपनी का शेयर खरीद लो, तुमको इसमें ज्यादा फायदा होगा, इसको बेच दो, इसको खरीद लो। लेकिन वो क्या करता है, ब्रोकर का मतलब है हमेशा अपने फायदे के लिए काम करेगा। समझना बात को ना, ब्रोकर हमेशा किसके लिए काम करेगा, अपने फायदे के लिए। यहां एक दूसरा शब्द आएगा, ठीक है, अभी देखेंगे। ब्रोकर क्लियर हुआ। और मध्यस्थता करने के दौरान जो रेट लेता है वो 2% टाइप, वो जमीन टाइप,
तो उसको ब्रोकरेज कहते हैं। शेयर की खरीद बिक्री के दौरान जो प्रतिफल वो लेता है, फी या परसेंटेज, मान लो तुमने शेयर खरीद लिया कंपनी का 1 करोड़ में, 1 करोड़ का बोलेगा वो 0.5 दे दो या 2% दे दो आप। जैसे जमीन में 1% लेते हैं लोग, 1% उधर से 1% इधर से। इसीलिए मैक्सिमम युवा भी क्या करते हैं, किसी रियल इस्टेट से जुड़ जाते हैं आजकल। चल भाई पार्ट टाइम थी कोचिंग करा था और साइड में मैं हूँ करता हूँ सर, तो बताया नहीं हो कहा था, आज कई जन बैठे हुई, कोई बात नहीं करो, ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अपने आगे दलाल शब्द मत लिखवाना, भारी निगेटिव है समाज में। क्लियर? रियल इस्टेट का जो है, रियल इस्टेट डेवलपर ऐसा लिखाता है, खतरनाक टाइप शब्द है आज का। रियल इस्टेट आरएसडी है, क्या करता है लड़का, आरएसडी खोल के बैठे, द फुल फॉर्म रियल इस्टेट डेवलपर। ओहो, समझ में आ रहे? दलाल ऑफिस नहीं तो जो है उसको बोल रहा हूं भाई, शॉर्टकट में समझोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चले आगे, अरे आगे चलें, तुम लोग नाम उम को बदल देना भविष्य में करोगे तो, और शब्द ही मत आए। चलें आगे, ब्रोकरेज क्लियर हुआ। अगला लिखो जोबर्स। जोबर्स, ब्रोकर तो ठीक है, ब्रोकरेज भी ठीक है। ब्रोकरेज लेगा वो, एक निश्चित हिस्सा लेगा वो अपना शेयर, कितना भी हो, जो ब्रोकरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद लिखो जोबर्स। क्या रहता है तो नहीं, फायदे मिलेगा ना जनरली। लेकिन अगर शेयर को बेचवा दिए, कुछ लोग डिसाइडेड रहता है भाई आपको शेयर खरीदवा रहा हूं मैं, कोई चीज को मैं जान रहा हूं लाभ होगा तो पहले ले लेते हैं कई लोग। कुछ लोग समझदार रहते हैं तो फायदे के बाद लेते हैं। ये अलग अलग कंडीशन होते हैं। जोबर्स, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड, जब कोई व्यक्ति स्टॉक को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, स्टॉक शेयर को, समझना बात को। जोबर्स क्या करता है, किसी उस शेयर को लेने के लिए मोटिवेट करेगा जो मतलब बुल्स टाइप, जिसका मांग क्या, जिसकी कीमत क्या है, बढ़ सकती है निकट भविष्य में। तो जोबर्स वह व्यक्ति होता है जो शेयर बाजार को सुदृढ़ करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, उसको क्या बोलते हैं, जोबर्स। सुदृढ़ कब करेगा, जब वह क्या करेगा, उसी शेयर में किसी का पैसा लगवाएगा जिसकी कीमत निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में बढ़ने वाली है। ऐसे व्यक्ति को जोबर्स कहते हैं। घाटे में नहीं डालेगा वो, किस में डालने की कोशिश करेगा, फायदे में। आप एक काम कीजिए, रिलायंस का जो है शेयर खरीदिए। किसका? किसका? रिलायंस का खरीद लो आप। समझ में आ रहा है? एकदम जो है ऐसी कंपनी जो अभी अभी चर्चा में है, उसका खरीदने के लिए नहीं बोलेगा वो। इज दैट क्लियर? क्लियर? चलो आगे, चलें आगे। ब्रोकर्स, जोबर्स। अगला लिखो बुल्स, तेजड़िया, स्टार लगा दो इसको, पूछा गया प्रश्न। बुल्स, सुने हो नाम? शेयर बाजार देखना, जब भी न्यूज देखो, बुल्स एक बैल को, सांड को उछाल मारते हुए दिखाता है, दिखाता है। बुल्स की स्थिति लिखो, तेजड़िया बोलते हिंदी में। क्या बोलते हैं? तेजड़िया। ठीक है। शेयर बाजार से संबंधित जब कोई व्यक्ति या रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति लोग, रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड जब कोई स्टॉक होल्डर, शेयर बाजार में नामांकित जब कोई व्यक्ति, शेयर बाजार में रजिस्टर्ड जब कोई शेयर धारक लिख सकते हो या व्यक्ति लिख सकते हैं। शेयर बाजार में नामांकित जब कोई व्यक्ति किसी शेयर को उसकी कीमत बढ़ जाने की आशा से खरीद लेता है, इस आशा से खरीद लेता है कि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ सकती है, उछाल आ सकता है। समझ में आ रहे हैं? उसको तेजड़िया कहते हैं। जब कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में किसी शेयर का भाव बढ़ने की आशा से, आशा मतलब पॉजिटिव ना, होप से खरीद ले उसको या अपना शेयर लगाए उसमें, तो ऐसे व्यक्ति को तेजड़िया या बुल्स कहते हैं। बुल्स। इसको अपोजिट करो आप, बियर्स, मंदड़िया। बियर्स, भाव बढ़ने की आशा से खरीद लिए तो बुल्स, तेजड़िया।
और उल्टा करोगे तो भाव गिरने की आशा से जब बेच दे, उसको ऐसा आशंका हो जाए, निगेटिविटी आ जाए, र्यूमर्स फैल जाए कि इसका शेयर जो है धड़ाम से गिरने वाला है, अचानक रात को पता चला, तो होल्ड जो किया है उसको क्या करेगा, तुरंत निकाल देगा वो ऑनलाइन। समझ में है? तो ऑनलाइन ही सब कुछ। शेयर बाजार में नामांकित जब कोई व्यक्ति, एज इट इज लाइन है, शेयर बाजार में रजिस्टर्ड जब कोई व्यक्ति किस निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में किसी शेयर का भाव गिरने की, किसी शेयर का भाव गिरने की आशंका से, आशंका हो रही है उसको, समझ में आ रही कि नहीं, आशंका से जब उसे बेच दे, उसको डाउट हो गया है, आशंका हो गई है कि इसका शेयर का भाव गिरने वाला है, समझ में आ रही कि नहीं, तो उस आशंका से जब उसको बेच दे, सेल कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बियर्स या मंदड़िया। क्या कहते हैं? तिजड़िया और मंदड़िया बहुत ही फेमस टर्म्स हैं अर्थशास्त्र के। ये जैसे मान लो CRR और रेपो रेट को पूछता है, सेम जैसे कराघात करापात को पूछता है, वैसे ही तिजड़िया मंदड़िया हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी को पूछता ही है जनरली। याद रखना, बुल्स एंड बियर्स, बुल्स एंड, क्लियर हुआ? बुल्स एंड बियर्स, बुल्स एंड। अभी हमने चर्चा किया शेयर बाजार एक ऐसा स्थान है जहां शेयर की खरीद बिक्री होती है। शेयर की, अभी शेयर का प्रकार नहीं बता रहा हूं तुमको मैं, ब्लू चिप शेयर क्या है, स्वीट शेयर क्या है, समझ में आ रही, प्रेफरेंस शेयर क्या है, हम शेयर मार्केट अलग से पढ़ेंगे। पहले कुछ टर्म्स जान लो ताकि हर साथ में पढ़ना शुरू करो तो कुछ चीज मिले। क्लियर? बुल्स, बियर्स, जोबर्स, ब्रोकर्स, ब्रोकरेज, डाउ जोन्स, दलाल स्ट्रीट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, समझ में आ रहे हैं ना? डाउ जोन्स क्या, डी जोन्स या डाउ जोन्स, क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद लिखो, टाइम हो गया क्या, बंद कर दो, मत लिखो, सुन लो थोड़ा सा। हाँ, अवमूल्यन अलग स्थिति है, मुद्रा का अवमूल्यन होता है, अभी मत लिखना, उसको आगे लिखाने वाला हूं मैं। जब किसी देश की सरकार डिवैल्यूएशन करता है, इसमें जब किसी देश की सरकार दूसरे देश की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम कर दे, क्या कर दे, जानबूझकर अपने मुद्रा का मूल्य क्या कर दे, कम कर दे, हालांकि इतने में क्लियर नहीं हो गए, उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा का अवमूल्यन। अब अवमूल्यन माने ऐसा लग रहा है कि कीमत कम कर दे टाइप लग रहा है, इसको इसीलिए रोक के रखा हूं क्योंकि वो सिर्फ डेफिनेशन में क्लियर नहीं होगा। अभी तक 3 बार ऐसी स्थिति आई है, 48, 66 और 91, बोलो 48, 1966 और 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है दूसरे देश की तुलना में, अपने रुपयों को मजबूत बनाने के लिए। क्या करने के लिए? करेंसी को गिराने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? डिवैल्यूएट कर रहा है, मतलब कोई भी देश की सरकार चाहेगी कि रुपये की कीमत बढ़े कि घटे, बढ़े, क्या हो? अरे भाई, जब 1951 का दौर था तो $1 बराबर 1 रुपया था। कितना था? देखो हिस्ट्री पलटो इसका, इकोनॉमिक्स का। 1951 में, 1951 में $1 बराबर 1 रुपया था। 61 को चेक करो, 71 को चेक करो, 91 को चेक करो, तो धीरे धीरे कभी 30 रुपए, 31 रुपए, 40, 50 होना शुरू हो गया। हुआ आज $1 बराबर कितना है? 80, 80। तो सरकार तो चाहेगी भाई हम $1 बराबर, हम आपको 83 नहीं देंगे, हम 63 देंगे। क्या करेंगे? हम 63 देंगे, हम 60 देंगे। ऐसी स्थिति लाना चाहेगी कि नहीं सरकार, ताकि रुपया कमजोर मत हो, मजबूत बने। क्या बने? क्या बने? अब अवमूल्यन मतलब नहीं हम $1 बराबर आपको 83 नहीं देंगे, आज से 183 देंगे। उल्टा करो, 100 अगर 83 देगा तो क्या होगा? मुद्रा की कीमत हमारे मजबूत होगा, हमारा करेंसी की कमजोर होगा। अरे यार, $1 में हम जो है वहां पर देखो, $1 बराबर 183 रुपए मान लो, समझ रहे हो ना? तो कौन देश कमजोर हुआ?
हमारा देश $1 बराबर 1 रहता है, दोनों देश इक्वल हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो उनका डॉलर कितना मजबूत है कि $1 में उन लोग भारत आकर 183 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। क्लियर? अब मान लो उसी की जगह $183 हो जाए, मान लो, तो अमेरिका खरीदोगे। कितना कमजोर हो रहे हैं भारत, हो रहे हैं ना? तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होता है, उस सब की चर्चा मैं इस बार करूंगा। क्यों मुद्रा का अवमूल्यन करता है सरकार, उसके लाभ क्या है, उसके हानि क्या है, सबका दोनों पक्ष देखना है। क्लियर? तो उसको जानने के लिए पहले आप समझना, ठीक है? अभी लिख लो, चलो बोले हो तो अब इसको लिख ही लो, इसको समझाऊंगा आगे। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, मुद्रा का अवमूल्यन, ये अभी तुमको डेफिनेशन में समझ नहीं आएगा ना, लेकिन इसको पढ़ना शुरू करो। जब किसी देश की सरकार द्वारा, जब किसी देश के सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में जब किसी देश की सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में कंपैरेटिवली अदर कंट्री के कंपैरिजन में अपने करेंसी का वैल्यू, मुद्रा का मूल्य, अपने देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर, अपने देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम कर दिया जाए। निश्चित रूप से मुद्रा की कीमत बढ़ाना चाह रहे हो, करेंसी को मजबूत करना चाह रहे हैं, और करेंसी को मजबूत करना चाह रहे हैं मतलब, और बता रहा हूं आगे, जानबूझकर कम कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। ऐसी स्थिति को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं पता है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, वो शुरू कर दिए टॉपिक को धर के मस्त पढ़ना, कहां से समझ में आएगा? टर्म्स ही क्लियर नहीं है। एबीसीडी नहीं जानोगे तो इंग्लिश पढ़ सकते हो, डायरेक्ट किसी को इंग्लिश का बुक दे दो, पढ़ेगा? पढ़ेगा नहीं। साइंटिफिक स्टडी है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र भी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। ये आप मान रहे हो कि नहीं? अर्थशास्त्र में घुसने के पहले मांग, पूर्ति, बाजार, क्रेता, विक्रेता, उत्पादक, उपभोक्ता, समझ रहे हो? मुद्रा, मुद्रा संकुचन, मुद्रा का मूल्यन, शेयर, शेयर बाजार, जोबर, सब क्लियर रहे तब तो कुछ बात करेंगे। क्लियर? नया दौर है, नई बात करो। कल अगर हारे थे तो आज नई शुरुआत करो। इज दैट क्लियर? क्लियर? तब मजा आएगा। बने बोलिस कहा थे, कई जन लिखा थे, बोला भारत उसी पे गया, कविता पाठ में, इसलिए तो यहां भारत ही है जहां कवि सम्मेलन होता है। अमेरिका में होता है, वहां वैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है, साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल समिट होता है। क्लियर? तो ये आज का क्लास यहां तक था, आगे हम चर्चा करेंगे, मैक्सिमम 2 क्लास और लूंगा इसका, ठीक? मैक्सिमम 2, फिर इकोनॉमिक्स शुरू होगा आपका। क्लियर? जीडीपी चर्चा करेंगे। जीडीपी सुने हो? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनआई, नेशनल इनकम, पीआई, पर्सनल, इसी का नाम है राष्ट्रीय आय। क्या है? इसी टॉपिक में जब मैं शुरू करूंगा राष्ट्रीय आय की संकल्पना में, तो हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस, आर्थिक समृद्धि के फायदे और नुकसान, आर्थिक विकास के फायदे और नुकसान। सब्जेक्ट टाइप पढ़ना। कभी इकोनॉमिक्स में पीजी करोगे तो तुम्हारा 80% काम तो यही हो रहा है कि नहीं? 2 बार इकोनॉमिक्स के फॉर्म भर के एब्सेंट हुआ हूं मैं, पीजी करने की कोशिश बहुत किया, नहीं हो पाया, समय नहीं था। सो आर यू एंजॉयिंग विद द लर्निंग विद द इकोनॉमिक्स? अभी तक ना, अभी तक थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट पैदा हुआ? थोड़ा सा कठिन से थोड़ा माइंड चेंज हुआ कि नहीं यार कठिन नहीं है तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना शुरू है। बस यही चीज, यही अप्रोच अगर आप करते रहे, माइंड को पॉजिटिव बना रहे हैं, यकीन मानिए प्रिय छात्रों, वह दिन दूर नहीं है जब आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है लगाने में सक्षम हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर? और हर विषय का अपना एक विज्ञान होता है, इसलिए कभी भी किसी भी विषय को प्रारंभ में कठिन ना समझें। कोई भी चीज जो प्रारंभ में कठिन होती है बाद में सरल होती है।
और हर वो चीज जो बाद में सरल होती है प्रारंभ में कठिन ही लगती है, बशर्ते उस विषय के मर्म को जानिए आप। क्यों इकोनॉमिक्स पढ़े तो ऐसी सोचना है, सोशियोलॉजी पढ़ने तो समाजशास्त्री और सोशल बींग्स और समाज के नाते नागरिक के टाइप सोचना है, भारतीय संविधान पढ़ रहे तो अधिकार कर्तव्य की बात करना है, सरकार की बात करना है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका की बात करना है। क्लियर? हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री मतलब सामाजिक परिदृश्य, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल स्टेटस, सामाजिक आर्थिक जीवन, प्रशासनिक लाइफ की बात करना है। हर चीज का अपना एक टर्म्स है ना। अब इसमें अगर आप डूब गए तो आपकी पर्सनालिटी से लेकर नॉलेज हमेशा अपडेट रहेगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहे और अपने चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करते रहे और लगातार इसको आप शेयर करते रहे। क्लियर? थैंक यू, गुड नाइट।